कहानी की शुरुआत नैरेटर के 35 इयर्स पहले नॉर्थ वर्नन नामी टाउन में होने वाले खौफनाक हादसे के बारे में बताने से होती है। अक्टूबर 1987 में 16 साल लड़की टिफनी का अपने घर के गैराज में अपनी बर्थडे वाले दिन मर्डर हुआ था। उसके 2 दिन बाद में रेसाका जंगल में मौजूद अपने फैमिली कैबिन में मर्डर हुआ और अम्यूजमेंट पार्क की पार्किंग लॉट में हीथर का। वो तीनों ही लड़कियां 16 साल की थीं और उन्हें चाकू से 16 दफा स्टैब किया गया था। इसलिए किलर का नाम स्वीट 16 किलर पड़ गया और वो किलर आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन उस हादसे के बाद फिर कभी किसी का मर्डर भी नहीं हुआ। उस किलर का मास्क इतना फेमस हो गया था कि आने वाले हर साल हैलोवीन पर लोग उसी किलर की तरह ड्रेस अप होकर आते थे। प्रेजेंट में हम क्रिस ड्यूबैसेज नामी शख्स को देखते हैं जो स्वीट 16 किलर पर पॉडकास्ट करता है और हर साल हैलोवीन पर लोगों को उन जगहों का टूर करवाता है जहाँ ये तीनों मर्डर हुए थे। वो उस किलर की स्टोरी से ऑब्सेस्ड हो चुका था, मानो जैसे उसकी जिंदगी इस किलर से शुरू होती है और इसी पर खत्म होती। सीन्स इस मूवी की मेन लीड जिमी पर शिफ्ट होते हैं जो एक टीनेजर है। वो हैलोवीन कॉन्सर्ट पर जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसकी मदर पैम उसे जाने से मना कर देती है। दरअसल पैम और वो तीनों लड़कियां फ्रेंड्स थीं और पैम को इतने सालों बाद भी मर्डरर का खौफ है क्योंकि उनके फ्रेंड्स ग्रुप में से सर्वाइव करने वाली वो वाहिद लड़की है। जेमी पैम को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसे सेल्फ डिफेंस आता है, मगर पैम नहीं मानती। जेमी का फादर ब्लेक उन्हें आर्ग्यू करता हुआ देख के ऑफर करता है कि वो जेमी को कॉन्सर्ट लेकर जाएगा, जिस पर पैम मान जाती है। उसी वक्त पैम को एक मैसेज आता है और सवाल पूछने पर वो बहाना बनाती है कि मॉम्स चैट ग्रुप से होगा। ब्लेक जेमी को पहले उसकी फ्रेंड अमीलिया के घर लेकर जाता है जिधर जेमी अमीलिया की मॉम लॉरेन से मिलती है। ब्लेक फिर अमीलिया और जेमी को कॉन्सर्ट लेकर जाता है। दूसरी तरफ बहुत से बच्चे ट्रिक और ट्रीट के लिए सब घरों में जाते हैं। पैम अभी कैंडीज देखकर दौड़ बंदी करती है कि उधर किलर मास्क पहने एक और शख्स आता है और इसे कॉस्ट्यूम में बच्चा समझते हुए पैम दरवाजा खोलती है। जब वो शख्स नाइफ निकाल लेता है, पैम उसको देखकर डर जाती है और दरवाजा बंद करके पुलिस को फोन करती है। लेकिन तब तक किलर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और पैम पे हमला करता है। पैम अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए उसे फाइट करती है क्योंकि अपने फ्रेंड्स के मर्डर्स के बाद से पैम ने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस शुरू कर दी थी। वो भागते हुए किचन से चाकू उठा लेती है। किलर से कहती कि पुलिस आने ही वाली होगी, जिस पर किलर डर के उसके घर से चला जाता है। पैम अभी सुकून का सांस लेती है कि किलर उस पर से पीछे से हमला करता है और 16 दफा स्टैब करके पैम को मार कर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस पैम के घर के बाहर आ जाती है और क्रिस भी घर के बाहर से लाइव पॉडकास्ट करता है। जेमी पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद वो दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आती है। स्कूल ब्रेक में पुलिस उनके प्रिंसिपल डग के साथ जेमी से सवाल जवाब करने के लिए आती है। वो जेमी से ब्लेक के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें ब्लेक पर शक था। ब्लेक को क्रिस और पैम की होने वाली चैटिंग के बारे में मालूम था और शायद उनका अफेयर समझते हुए ब्लेक ने पैम का मर्डर किया हो। लेकिन जेमी उसी वक्त उन्हें शट अप कॉल देती है और इसके डैड पर झूठे इल्जाम लगाने से मना करती है। इनफैक्ट अपनी मॉम के मर्डर का जिम्मेदार पुलिस को ठहराती है क्योंकि अगर वो 35 इयर्स पहले किलर को पकड़ लेते तो आज उसकी मॉम जिंदा होती। स्कूल खत्म होने के बाद वो एक अम्यूजमेंट पार्क जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड अमीलिया टाइम मशीन पर काम कर रही थी। टाइम मशीन का प्रोजेक्ट उसकी मॉम लॉरेन का था जो अब अपनी मॉम के सीक्रेट नोट्स की मदद से कंप्लीट करेगी। वो जेमी को बताती है कि उसने टाइम मशीन को डेट 27 अक्टूबर 1987 पर सेट किया है जब सबसे पहला मर्डर हुआ था ताकि वो किलर को पकड़ सके। जिस पर जेमी को एहसास होता है कि अगर किलर पास में पकड़ा जाए तो उसकी मॉम प्रेजेंट में जिंदा होंगी और वो अमीलिया को जल्दी से टाइम मशीन कंप्लीट करने का कहती है। रात को जेमी क्रिस के उन मर्डर्स के बारे में व्लॉग्स देख रही होती है जो ब्लेक उसे ये सब देखने से मना करता है क्योंकि क्रिस ने मर्डर्स को सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनाकर रखा है। अगले दिन जेमी क्रिस से मिलने एक रेस्टोरेंट आती है जहाँ वो क्रिस से पैम और उसके अफेयर के बारे में पूछती है जो क्रिस इनकार कर देता है और कहता है कि उसकी मॉम खुद उस सीरियल किलर को ढूंढ रही थी और इस सिलसिले में उससे बात करती थी और उसे डेथ नोट दिखाता है जो कुछ दिन पहले पैम को मिला था और इसी सिलसिले में क्रिस ने उसे हैलोवीन नाइट मैसेज किया था जिसे पैम ने ब्लेक से छुपाया था। जेमी फिर उसी अम्यूजमेंट पार्क जाती है और अमीलिया से टाइम मशीन के बारे में पूछती है कि तभी किलर आकर जेमी पर अटैक करता है और जेमी भागते हुए जाकर टाइम मशीन के अंदर छुपती है और उसे चलाने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक किलर आकर उस पर अटैक करता है और इसके चाकू को जेमी डाइवर्ट करती है जो सीधा कंट्रोल पैनल पर लगता है और उसे एनर्जी जनरेट होती है जिससे टाइम मशीन ऑन हो जाती है और जेमी किलर के दोबारा अटैक करने से पहले ही पास में चली जाती है। जेमी पहले तो डर जाती है लेकिन फिर अपनी मॉम को बचाने का ख्याल जहन में लाते हुए वो उस मर्डरर को ढूंढने का सोचती है। टाइम मशीन उसी अम्यूजमेंट पार्क में एक फोटो बूथ के अंदर मौजूद है जिस पर जेमी आउट ऑफ ऑर्डर का साइन लगा देती है और पार्क में मौजूद एक लेडी से पैम के बारे में पूछती है जो उसे उसका स्कूल में होने का बताती है। जेमी स्कूल में कनाडा से एक्सचेंज स्टूडेंट की बेस पर एडमिशन लेती है और पैम को ढूंढने के लिए वो बास्केटबॉल कोर्ट जाती है जहाँ वो टिफनी, मेरिसा और हीथर को देखकर हैरान हो जाती है। उधर जेमी को पैम मिलती है जो कि प्रेजेंट से बहुत डिफरेंट है। प्रेजेंट में पैम एक काम और कंपोज लेडी है जबकि पास में वो एक बुली है और पैम और उसकी फ्रेंड्स अपने आप को तमाम स्टूडेंट से सुपीरियर समझते हैं। जेमी को जब टिफनी के घर होने वाली उसकी बर्थडे
बर्थडे पार्टी का पता चलता है तो उस पार्टी को कैंसिल करवाने के बहुत बहाने ढूंढती है, क्योंकि पहला मर्डर उसी रात हुआ था लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो फिर पुलिस के पास जाकर उन्हें होने वाले मर्डर का बताती है, लेकिन वो भी जेमी की बात नहीं मानते क्योंकि इस टाइम में कभी किसी का मर्डर नहीं हुआ। इस सबसे तंग आई जेमी अमीलिया की मॉम लॉरेन को ढूंढती है और इसे सारी सच्चाई बताती है और टाइम मशीन अपनी नोटबुक से ठीक करने का कहती है। और लॉरेन को जेमी की हर बात पर यकीन आ जाता है क्योंकि उसकी सीक्रेट नोटबुक और टाइम मशीन प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता। जेमी लॉरेन को टाइम मशीन के पास लेकर जाती है और बताती है कि ये वाईफाई से चलेगी, लेकिन 1987 में वाईफाई नहीं है तो लॉरेन को ही कुछ अरेंज करना होगा। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ ब्लेक जेमी को सर्च करने के लिए पुलिस की मदद लेता है और क्रिस न्यू हेडलाइंस के लिए पुलिस के साथ काम करता है। वहाँ पर एमिलिया आकर ब्लेक को जेमी का टाइम मशीन से पास में जाने का बताती है, जिस पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन क्रिस को ये बात बहुत दिलचस्प लगती है। सीन्स दोबारा से 27 अक्टूबर 1987 पर शिफ्ट होते हैं जहाँ जेमी लॉरेन के साथ टिफनी की पार्टी पर जाती है, जिधर उसे एक बहुत हैंडसम लड़का मिलता है जो कोई और नहीं उसके डैड ब्लेक है, जिनका टिफनी के साथ कैजुअल अफेयर है, जो देखकर जेमी को शॉक लगता है क्योंकि अभी तक पैम और ब्लेक में रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ था। जेमी कॉन्स्टेंटली उन लड़कियों को ध्यान से रहने का कहती है, लेकिन कोई भी जेमी की बात नहीं सुनता। और तो जेमी की मुलाकात अपने प्रिंसिपल डग से होती है, जो उस वक्त स्टूडेंट था जिसे सब बुली किया करते थे। टिफनी किसी लड़की को अपने पेरेंट्स के बेडरूम में लेकर जाती है। टिफनी वॉशरूम यूज करके जब बाहर आती है तो वो लड़का कहीं मौजूद नहीं होता और उसे कबर्ड से कुछ आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि वो लड़का उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है, तो वो बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है जब कबर्ड से किलर निकलता है और वो टिफनी को मार देता है। नीचे जेमी टिफनी को ढूंढ रही होती है और उसे आखिरकार टिफनी की डेड बॉडी उसके पेरेंट्स के रूम में मिलती है, जिस पर जेमी को एहसास होता है कि वो पास में चीजें चेंज कर पा रही है। जैसे टिफनी की डेथ शुरू में गैराज में हुई थी, लेकिन अब उसके पेरेंट्स के बेडरूम में। इसके बाद जेमी लॉरेन के साथ पैम को घर तक छोड़ने जाती है और जहाँ पैम उससे पूछती है कि उसे कैसे पता था कि मर्डर होना है, जिस पर जेमी कहती है कि वो साइकिक है जो मर्डर होने से पहले जान लेती है। इसके बाद वो तीनों पैम के घर रात मूवी देखती हैं। जब जेमी पैम से पूछती है कि उन्हें किसी पर शक हो तो पैम कहती है कि उन्होंने बहुत लोगों को बुली किया है, तो प्रैक्टिकली तो सभी पर शक जाता है। अगले दिन स्कूल में जेमी को मालूम पड़ता है कि सब फ्रेंड्स टिफनी के मर्डर को भुलाने के लिए मेरेसा के फैमिली कैबिन जाने का प्लान बना रहे हैं, जो जेमी रोकने की फुल कोशिश करती है। मेरेसा कहती है कि वो फैमिली कैबिन के बजाय उसके पेरेंट्स के कॉन्डो चलते हैं, जिस पर जेमी मान जाती है और अपने प्रोजेक्ट पार्टनर डेमन के साथ जाकर बैठती है, जो बहुत ही क्रीपी लड़का है। स्कूल खत्म होने के बाद जेमी मेरेसा, हीथर और पैम के साथ कॉन्डो के लिए निकलती है और वहाँ जाकर जेमी को एहसास होता है कि वो कॉन्डो नहीं बल्कि वो ही कैबिन है जहाँ मेरेसा का मर्डर हुआ था, और सबको जब वापस जाने का कहती है, लेकिन तब तक दूसरे फ्रेंड्स भी उनके आ जाते हैं। जेमी सब के लिए सेफ्टी रूल्स रखने का डिसाइड करती है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। यहाँ तक ऐसे पार्टी पॉपर कहते हुए कैबिन से बाहर लॉक कर देते हैं। जेमी खुली हुई खिड़की से कैबिन में वापस जाने का सोचती है। मेरेसा किसी लड़के के साथ कैबिन से बाहर बोल्ट में वॉक के लिए निकल जाती है और थकावट की वजह से हीथर कमरे में जाकर सो जाती है, जहाँ किलर आता है और हीथर पर अटैक करता है। हीथर से बचने की कोशिश करती है तो किलर उसे स्टेयर से नीचे फेंककर उसे मार देता है। बाकी लोग किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किलर उन सबको जख्मी करके भाग जाता है। कैबिन में जहाँ मेरेसा ने मरना था वहाँ हीथर की मौत हो गई, यानी अब जगह के साथ साथ सीक्वेंस भी चेंज हो गया है। प्रेजेंट में अमीलिया टाइम मशीन ठीक करने की कोशिश कर रही थी। जब उधर क्रिस आ जाता है, वो अमीलिया को बताता है कि उसका मर्डर के बारे में नॉलेज गलत था, क्योंकि टिफनी की डेथ गैराज में नहीं बल्कि बेडरूम में हुई थी। और वो अमीलिया को एक और पिक्चर दिखाता है जिसमें अमीलिया जेमी को देखकर खुश होती है, क्योंकि वो वाकई पास में पहुंच गई थी। और अमीलिया को एहसास होता है कि जेमी की वजह से चेंजिंग्स आ रही हैं। पास में जेमी बाकी सबके पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें मर्डर का लगा हुआ ब्लड एक क्लॉथ पर डीएनए टेस्टिंग के लिए देती है, जो सब पुलिस ऑफिसर्स को समझ नहीं आता क्योंकि तब डीएनए टेस्टिंग इजाद नहीं हुई थी। जेमी इसके बाद डेमन से कन्फ्रंट करती है, लेकिन वो नॉर्मल नर्डी स्टूडेंट निकलता है और तभी डग उन्हें लेक्चर स्टार्ट होने का बताता है। स्कूल खत्म होने के बाद जेमी सब फ्रेंड्स की मीटिंग बुलाती है और मेरेसा को बेट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए किलर को पकड़ने का प्लान बनाती है, क्योंकि 1987 में होने वाला आखिरी मर्डर मेरेसा का रह गया है। प्रेजेंट में क्रिस अमीलिया की हेल्प करता है टाइम मशीन ठीक करने में। पास में लॉरेन जेमी को बताती है कि उसे बहुत हाई एनर्जी सोर्स चाहिए इस टाइम मशीन को चलाने के लिए और इससे वो पॉपुलर अट्रैक्शन को यूज करेगी। हैलोवीन नाइट मेरेसा अम्यूजमेंट पार्क के हॉन्टेड हाउस में जाती है, जहाँ किलर इसका पीछा करते हुए आता है और उधर पहले से मेरेसा के सारे दोस्त और जेमी मौजूद थे। जेमी किलर को देखते ही उस पर अटैक करती है, लेकिन किलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इजीली जेमी को ओवरकम कर लेता है और उसे मारने लगता है कि जब पीछे से एक फ्रेंड उस किलर को मार देता है। मास्क उतारने पर वो किलर डक निकलता है। जेमी को उसके पास एक लॉकेट मिलता है जिसमें एक लड़की के पिक्चर देख के वो उनसे उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर मेरेसा बताती है कि वो ट्रिश है, जिससे मेरेसा, हीथर और टिफनी बुली करते थे और इसे चबी होने की वजह से फैट ट्रिश के नाम से पुकारते थे। वह मजीद बताती है कि एक रात उन्होंने ट्रिश को टिफनी के घर स्लीप ओवर पे इनवाइट किया और इसे अल्कोहल पिलाना शुरू की ताकि वो उससे कोच और उसके अफेयर के बारे में पूछ सके। ट्रिश ने मना भी
किया, लेकिन उन्होंने ट्रिश के साथ जबरदस्ती की और वो अल्कोहल के नशे में अपने घर जाने के लिए निकली थी कि तभी एक्सीडेंट में ट्रिश की मौत हो गई। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि डग ट्रिश को बहुत पसंद करता था और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। डग ट्रिश की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाया और इसलिए उसने खुद ट्रिश के कातिलों से बदला लेने का सोचा। जेमी को ये सुनकर पैम से नफरत होती है और पैम से सवाल करती कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, जिस पे पैम कहती है कि उसकी उस दिन टिफनी से लड़ाई हुई थी तो वो स्लीप ओवर पर नहीं गई थी और कभी भी ट्रिश को बुली करने के हक में नहीं थी और इस बात की गवाही मिरेसा भी देती है। तभी उधर एक और किलर वही मास्क पहने आकर मिरेसा को आकर मार देता है और डरते हुए सब भाग जाते हैं। किलर जेमी का पीछा करता रास्ते में क्रिस के डैड जो न्यूज रिपोर्टर हैं उन्हें भी मार देता है और एमिलिया जेमी को टाइम मशीन में लाती है और बताती है कि उसने टाइम मशीन ठीक कर दी है और इसे टाइम मशीन ऑन करने के बाद उसकी वॉल से दूर रहने का कहती है वरना वो एक्सप्लोड कर जाएगी और वहाँ से चली जाती है। तभी उधर किलर आ जाता है, जेमी पर अटैक करने लगता है कि तभी पैम आकर किलर को रोकती है और तब तक जेमी टाइम मशीन का बटन प्रेस कर चुकी थी। टाइम मशीन के चलने की वजह से वो तीनों गिर जाते हैं, लेकिन किलर साइकिक्स के रूल को अप्लाई करते हुए टाइम मशीन पर खड़े होकर वॉक करते हुए पैम को स्टैब करता है। लेकिन जेमी टाइम मशीन का दरवाजा खोलकर पैम को बाहर निकाल देती है और प्रेशर की वजह से किलर का मास्क भी गिर जाता है, जो कोई और नहीं क्रिस है। वो बताता है कि उसे नहीं मालूम था कि रियल किलर डक है, उसने तो बस पैम का मर्डर 2023 में इसलिए किया क्योंकि वो स्वीट 16 किलर की स्टोरी को हमेशा लोगों में बरकरार रखना चाहता था, क्योंकि पैम ही आखिरी फ्रेंड जिंदा बची थी और इसलिए उसने जेमी को फेक डेथ नोट भी दिखाया। क्रिस ने अपने डैड का मर्डर भी इसीलिए किया क्योंकि वो हमेशा न्यूज में इन रहते थे और क्रिस से ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी और वो अब जेमी को मारने के लिए आता है तो वो नील गन से क्रिस को शूट करती है और वॉल के साथ लगने की वजह से वो एक्सप्लोड कर जाता है। जेमी प्रेजेंट में हैलोवीन नाइट से एक दिन पहले आती है जहाँ वो पैम को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। लॉरेन जेमी से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसे सब याद है और जेमी उसका शुक्रिया अदा करती है कि तभी उसे एक लड़का हेलो कहकर अपने घर में जाता दिखता है। सवाल करने पर लॉरेन बताती है कि पास में पैम और ब्लेक का जल्दी कपल बन गया था, इसलिए वो लड़का उसका भाई है जिसका नाम जेमी है और अब जेमी का नाम कॉलेट है। वो कॉलेट को अपनी वही सीक्रेट नोटबुक देती है जिसमें उसने पास में होने वाले चेंजेस के बाद न्यू प्रेजेंट सिनेरियोस रिकॉर्ड किए थे, जिसमें लॉरेन अब बायो इंजीनियर है और एमिलिया अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्रिस अब इंडिया में मोनास्ट्री में है जहाँ वो अपने डैड की लाइव मर्डर की वीडियो देखकर डेवास्टेटेड है, लेकिन ये नहीं जानता कि उसने अपने डैड का किसी और टाइम में मर्डर किया है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।